दोस्तों आज हम बात करेंगे G20 नेशंस की। G20 क्या है? G20 एक ग्रुप है 19 कंट्रीज़ का और एक यूरोपियन यूनियन का। 1999 में एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, जिसके कारण फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो गवर्नर्स थे सेंट्रल बैंक्स के, उनकी एक मीटिंग हुई फाइनेंशियल इश्यूज़ पर, और वहीं से आप कह सकते हैं कि G20 का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के बाद इन कंट्रीज़ के लीडर्स ने मीटिंग करना शुरू किया। इन मीटिंग्स में G20 नेशंस के पीएम व प्रेसिडेंट इकट्ठा होते थे और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सुझाव रखते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका एसकेयर फाउंडेशन में। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो हम इन नेशंस को जानेंगे। हम इन नेशंस को ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है गुरुजी और सीता अब एसएससी और एफसीआई में। तो ये कंट्रीज़ है जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इटली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। अब हम बात करेंगे समिट्स ऑफ G20 की। तो पहली जो समिट हुई थी वो 2008 में हुई थी यूएसए में। 16th जो समिट हुई थी वो हुई थी इटली में। 17th समिट अभी होनी बाकी है इंडोनेशिया में। 18th समिट जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह हमारे भारत में होने को है 2023 में। 19th समिट जो होगी वो ब्राज़ील में होगी 2024 में। अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ G20 कंट्रीज़ का। कंट्रीब्यूशन क्या है G20 कंट्रीज़ का? तो दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसका कंट्रीब्यूशन है 65%, वर्ल्ड ट्रेड में 79%, वर्ल्ड इकोनॉमी में 84%, वर्ल्ड कार्बन एमिशन में 79%। मेनली G20 मेंबर्स इकोनॉमीज और फाइनेंशियल मैटर्स पर डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस की। तो दोस्तों G20 नेशंस बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। एक साथ यह G20 नेशंस 80% है ग्लोबल जीडीपी का, 2/3 है ग्लोबल पॉपुलेशन का, 3/4 है ग्लोबल ट्रेड का। तो आप कह सकते हो कि G20 एक ऐसा ग्रुप है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर इन कंट्रीज़ को एक साथ कर दिया जाए तो यह कंट्रीज़ भारी पड़ जाती है दूसरी कंट्रीज़ पर, इसलिए इन कंट्रीज़ का डिसीज़न बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2021 का जो मुद्दा था वो था क्लाइमेट चेंज। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ इंडिया इन G20। इंडिया का क्या रोल है G20 में? तो दोस्तों इंडिया बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है G20 नेशंस में। इंडिया ने 2021 की समिट में क्लाइमेट चेंज पर जो चीज़ चाहता था उस पर जीत हासिल की। इसका फ़ायदा पूरे वर्ल्ड को हुआ। मैं बात कर रहा हूँ क्लाइमेट चेंज की। इंडिया की आइडियोलॉजी की बदौलत G20 देशों ने सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन को एंड प्रोडक्शन को अडॉप्ट करने का फैसला लिया। क्योंकि विश्व भर में जो चर्चा चल रही है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, जो इंडस्ट्रीज की वजह से बढ़ रहा है, उसे हम यहीं तक रोके रखना है, नहीं तो यह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। वाई इंडिया इज पेइंग अटेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज? इंडिया इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों दे रहा है क्लाइमेट चेंज पर? दोस्तों इंडिया का सभी देशों के साथ इंटरनेशनली रिलेशन बहुत अच्छा है, तो सारी कंट्रीज़ इंडिया की आइडियोलॉजियों को सपोर्ट करते हैं। आईपीसीसी ने क्लियरली कह दिया था कि अगर हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक रोकना है तो इमीडिएट लेवल पर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आईपीसीसी की फुल फॉर्म है
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों करंट सिचुएशन क्या है, अगर हम कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं ग्लोबल टेम्परेचर को रोकने के लिए तो यह टेम्परेचर 2.7 डिग्री पहुंच जाएगा सेंचुरी के एंड तक। इसे अवॉइड करने के लिए आईपीसीसी ने गाइडलाइंस दी है कि अपने ग्लोबल कार्बन एमिशन को नेट जीरो तक पहुंचाना है 2050 तक। ओसाका मिशन भी पानी के अंदर मलबे को नेट जीरो करने का है 2050 तक। इसी के साथ इंडिया ने एक टारगेट अचीव करने का फैसला लिया है, जनरेशन ऑफ 450 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। अब हम बात करेंगे नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आपको उतना ही कार्बन प्रोड्यूस करना है जितना कंट्री का एटमॉस्फेयर उस कार्बन को सोख सके बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यह जो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स हैं जो कोयले से चलते हैं उन्हें ख़त्म करने की भी बात कही गई है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।